पूरा बैकवर्ड समाज आपकी फीत उतारने के लिए तैयार खड़ा है। भाई ये बात ध्यान में रखना। इनके घरों पे मतलब ना धरना दो ना, इनके घरों पे जहां करो। ये भेड़ की खाल में भेड़िए आपके हकों को निगलवाने के लिए, यही तो हमारे देश की विडंबना है कि वो मक्कारी देश के अंदर है। हमारे देश में भी अंग्रेज है, जापान में भी आए थे, रूस में भी आए थे, चीन में भी आए थे, उनकी सेना में कोई भर्ती नहीं हुआ। जब जनरल डायल ने गोलियां चलवाई तो तुम्हारे हिंदुस्तान के ही लोग थे गोली चलाने वाले, उसका हुक्म था, उसका तो सिर्फ हुक्म था। जब वो मुगलों मुट्ठी भर मुगल यहां पर आए, यहां पर के लोगों ने बहन बेटियां देकर के उनको अपनी रियासतें बचाई और उनके 700 साल तक तलवे चाटे। यहां के लोग, इतिहास हमें चेतावनी इसलिए देता है कि यहां के लोगों के खून में मक्कारी है, खून के अंदर दोगलापन है। यहां के लोग अपने लोगों को मरवा करके सिर्फ अपना पेट पालते हैं। और आज भी मोदी जी ने लोगों को मूर्ख बना करके पीएम पद पाया है। तो वो कहने वाला कह रहा है कि मूर्ख लोगों ने मोदी को बनाया है, ना कि मोदी ने मूर्ख बनाया, लेकिन मूर्ख लोगों ने मोदी को बनाया है। अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कभी 40 रह जाते हैं, कभी 50 हो जाते हैं। ये आंकड़ा, जब न्याय की जगह ये लोग बैठे हैं, सारी 45 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर 40 के करीब यही लोग बैठे हैं, बाहर देशों के राजदूत यही लोग बैठे हैं, सारे IAS IPS जब 93% यही लोग बैठे हैं, तो आखिर 85% जनता इनकी खलड़ी उतरवा रहे हैं। ये भेड़िए जो इन सरकारों में तलवे चाट करके अपने घर, अपने बाल बच्चों को सेट करने में लगे हुए हैं। इस देश में मुट्ठी भर अंग्रेज आए, मुट्ठी भर मुगल आए, यही के लोगों ने अपनी बहन बेटियां देकर के उनकी ताजपोशी 700 साल मुगलों की की और 250 साल अंग्रेजों की की। आज भी ये 85% लोग ऐसी तैसी मरवा रहे हैं। इन्हीं में से हमारे लोग जो इन पार्टियों में तलवे चाट रहे हैं और हमारे लोगों को झुंझुना बना करके आपको दिखा करके कि लो अब तो नेता आपका बना दिया। और सभाओं की राजनीति सभी नमस्कार, राम राम। आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द इनसाइडर न्यूज। और आज राजकुमार सैनी जी फिर हमारे साथ हैं। और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, धरणों का अब देश और प्रदेश बन गया है, क्योंकि जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं अधिकारों को कुचल रही है। तो अब हरियाणा में OBC को लेकर के एक धरना है, तो उसी धरना से आवाज OBC के हकों की आती है, नाराजगी की भी आती है। तो क्या कुछ वो माजरा है, उसके साथ साथ जो राम मंदिर का और डेरों की राजनीति का तमाम सवालों के जवाब हम आज राजकुमार सैनी जी से लेंगे। तो सैनी साहब, आपका स्वागत है हमारे द इनसाइडर न्यूज के ऊपर। सभी दर्शकों को प्रणाम। इनसाइडर न्यूज के भाई खंडेलवाल जी, आपने जो आज आप यहाँ आए, मैं आभारी हूँ कि आप जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो सैनी साहब, पंचकुला में काफ़ी समय से OBC को लेकर के एक धरना चला हुआ है, बेरोजगारी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, और ये OBC की सरकार कहा जाता है। और आप भी OBC के अधिकारों को लेकर के अक्सर बात करते हैं। और एक नाराजगी की वीडियो वायरल हुई है जिसमें आपको लेकर के भी वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि सैनी साहब भी अधिकारों की बात है लेकिन उस तरीके से नहीं आए है। तो क्या कुछ वो वीडियो वायरल है, उस पर क्या कहेंगे और क्या माजरा है, बताएं। HPSC हरियाणा सेक्टर 2 में जो अमरण अनशन का धरना अभी शुरू हुआ है, लगभग इसे शायद 10 दिन हो गए हैं। और इन 10 दिनों में कई बच्चों की हालात भी खराब हो गई है, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। 2 बार मैं इस धरने पर, उससे पूर्व में भी गया था, और जब ये अमरण अनशन पर बैठे 3-4 रोज पहले भी मैं इस धरने पे गया था। लेकिन रात में जो उनकी बच्चों का दर्द सुन रहा था, स्वाभाविक है कि किसी को जब प्रताड़ना मिलती है, शोषण होता है, हक अधिकार छीने जाते हैं, तो उसका गुस्सा स्वाभाविक है। लेकिन मैं जिस अंदाज में कह रहा था, जांगड़ा कोई लड़का वहां बैठा, कि राजकुमार सैनी ने जब इस सरकार को बनाने में सहयोग दिया, जिन लोगों ने राजकुमार सैनी का पर्चा उठवाया, आज वो लोग हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे, और राजकुमार सैनी ने उस हक से मुख्यमंत्री से बात क्यों नहीं की। मित्रों, वो मेरी मजबूरी थी कि अगर मैं समाज के लोगों की बात को टालता या अनदेखा करता, जो लोग मेरा पर्चा उठवाने के लिए आए थे, तो मैंने एक किस्म से अपने समाज के लोगों के आगे सरेंडर किया था, ना कि इस सरकार को बनाने के लिए मैंने
कोई प्लान रचा था। लेकिन जब मेरे पर्चे उठवाने के बाद सारे कैंडिडेटों को मैंने पर्चे उठवाए तो इसका सीधा मकसद है कि भाई अब सपोर्ट वोट तो किसी को डालनी है। ठीक है भाई, समाज के लोग अगर ये चाह रहे हैं कि इसी व्यक्ति के माध्यम से जो ओबीसी का भी है और हमारे समाज का भी है, इसके माध्यम से हम अपने हक और अधिकार पा सकते हैं। लेकिन बहुत दुख हो रहा है, बहुत ही दुख हो रहा है कि बैकवर्ड क्लासेज ने एक एक वोट पूरे प्रदेश में जो लोग कहीं मतलब जैसे राम कुमार है सफेदों में आके बनता है, अरविंद शर्मा है वहां जाकर के बनता है, कहीं लोग पूरी की पूरी टीम जब साथ लगी, ये बात तो बिना कहे समझ जानी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को कि ये बच्चे अगर इनमें से कोई बच्चा कोई मिसहैपनिंग होगी तो पूरा बैकवर्ड समाज आपकी फीत उतारने के लिए तैयार खड़ा है। भाई ये बात ध्यान में रखना। ज्यादा मैं कुछ ना कह करके इतना जरूर कहूंगा कि बच्चों तुम जिस अधिकार से मेरे ऊपर वो रुआब झाड़ रहे थे, आप राव इंद्रजीत से कहें बात, कृष्णपाल गुर्जर से कहें, कृष्णपाल पुहार से कहें, आप रामकुमार कश्यप से कहें, आप रामचंद्र झांगड़ा से कहें, रणबीर गंगुआ से कहें, ये इतने मक्कार लोग आपके सरकार में बैठे हैं और इन्हीं समाजों के बच्चे वहां धरने पर हैं। इनके घरों पे मतलब ना धरना दो ना, इनके घरों पे जाम करो। ये भेड़ की खाल में भेड़िए आपके हकों को निगलवाने के लिए, यही तो हमारे देश की विडंबना है कि इस देश में मुट्ठी भर अंग्रेज आए, मुट्ठी भर मुगल आए, यही के लोगों ने अपनी बहन बेटियां देकर के उनकी ताजपोशी 700 साल मुगलों की की और 250 साल अंग्रेजों की की। आज भी ये 85वीं सदी लोग ऐसी तैसी मरवा रहे हैं। इन्हीं में से हमारे लोग जो इन पार्टियों में तलवे चाट रहे हैं और हमारे लोगों को झुंझुना बना करके आपको दिखा करके कि लो तो नेता आपका बना दिया और पर्दे के पीछे से मनोहर लाल खट्टर ही इस सरकार को अभी भी रन कर रहे हैं। तो आपके हक अधिकार कौन देगा? जो 3300-3400 पोस्टों का हनन हुआ है और जो 35 पॉइंट कोई एक क्राइटेरिया बना रखा है और उसमें जो इनकम के सोर्स का सर्टिफिकेट है कि ये 1 साल पुराना होना चाहिए, कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जब पिछले 3 साल का फाइनेंशियल ईयर लोग हैं तो करंट के फाइनेंशियल ईयर के कोई उसमें आंकड़े नहीं आएंगे, वो तो पिछले सालों के ही आएंगे, चाहे उसनो अप्रैल महीने में ले लो और जहां दिसंबर महीने में ले लो, जहां मार्च महीने में ले लो। ये तो एक बहाना है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है बच्चों, हम आपके साथ हैं, आप जो मर्जी बोल लें, हम तो सरकार को खड़का सकते हैं। आज भाई खंडेलवाल जी भी इसीलिए यहां पर आए हैं और इनसे भी अपील करता हूं कि आपके हकों की आवाज और आपके साथ हो रहे धक्के और आपके शोषण की आवाज हम बुलंद करते रहेंगे। बस ज्यादा ना कह करके मुख्यमंत्री जी इन बच्चों की सुन लो, इनमें से अगर कोई मिसहैपनिंग होगी तो आपको कोई समाज माफ नहीं करेगा। सनी साहब, आप भी इस धरना में सपोर्ट करने तो गए हैं मेरे ख्याल से। मैं 2 बार गए हैं आप? 2 बार जाया। तो आपकी क्या कुछ बातचीत हुई उनसे और फिर भी नाराजगी क्यों आपसे वो इस वक्त है? दरअसल उस दिन जो वीडियो बनाई, एकदम से हमने वीडियो बनानी स्टार्ट की और लाइव हमने सेशन किया था। वो मेरी 2-3 आइडिया हैं, वो इन्होंने क्या किया, ऑफिशियल पेज जो मेरा ऑफिशियल पेज है उससे नहीं हुई, वो कहीं दूसरा पेज खुल रहा होगा उससे होगी जिसमें फॉलोवर कम है। अब वो ये भी शिकायत कर रहे थे कि वो डाली नहीं। भाई हमने डालने का प्रयास किया, वो डाली नहीं, इसीलिए आज खंडेलवाल जी से अपील की है कि भाई आप मैक्सिमम चलाओ इसको। तो सनी साहब, जिस उसमें लगे हुए हैं और धरना का ये प्रदेश बनता जा रहा है लगातार, चाहे सर्विसेज का मामला है, चाहे जुडिशियल में भी धरना, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो सर्विस में भी धरना है, तो हर जगह धरने ही धरने, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए 1956 में यूजीसी कानून बना था। ये देश के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी मकाम हैं, सभी जगह मतलब कमेटियां बननी चाहिए थी किसी भी सिलेक्शन, प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए। वो कमेटियां अब बनने के लिए वो भी गवई साहब इत्तेफाक से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। उन लोगों ने सवाल उठाया जब 122 बच्चों का सुसाइड केस चल रहा था रोहित वेमुल्ला वाले केस की सुनवाई में, तो उसने ये पूछा कि इतने बच्चों ने सुसाइड क्यों किया। तो वकीलों ने बताया कि ये बच्चे वो हैं जो टॉपर थे, लेकिन रिटर्न में इन्होंने पेपर में मार्क्स ज्यादा लिए और इंटरव्यू में इनको पछाड़ दिया गया, क्योंकि वहां प्योरली जातिवाद हुआ और अपर कास्टों के लोग ही बैठते हैं, निचले तबके का लोग वहां कोई होता नहीं। और इसलिए ये जातिवाद मनोवाद इस देश के सर पे चढ़ के बोल रहा है। आज इस देश में 6877 IAS हैं, जिनमें से 243, सिर्फ 243 जो पार्लियामेंट के पटल पर रिपोर्ट रखी गई, 243 यानी 7% IAS पूरे बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, SC ST 457
467 लोग, सिर्फ अभी तक 7% लोग आईएएस हैं 85% जनसंख्या में से। और इसी तरह जो आईपीएस हैं वो भी 5099 में से सिर्फ अभी तक 447 लोग हैं। उन 447 का आंकड़ा भी 8% का बैठ रहा है। और आईएफएस में भी यही आंकड़ा हमारा 8% का बैठ रहा है। दुख तो तब हो रहा है कि इसमें यूजीसी को लेकर के अपर कास्टें आरक्षण को दोष दे रही हैं, जबकि दोष ना बनाने वालों का है कि जो हमारे लोगों को साथ बैठा करके प्रमोशन, ट्रांसफर और सिलेक्शन करना ही नहीं चाहते। इसलिए लोग जब जब हकमारी होती है तो विद्रोह होता है। लेकिन मजबूरी इस बात की आ गई कि लोगों ने सोर्सेज को इस तरीके से लूट लिया कि आम जो हम लोग हैं, जो संघर्षरत लोग हैं, वो फाइनेंशियली कमजोर कर दिए गए हैं। वो लड़ लड़ करके फाइनेंस को इन लोगों ने लूट लिया है। पूरे इंस्टीट्यूशन, पूरा सिस्टम इनके हाथ में कैप्चर है। पूरी जुडिशरी 1108 जजों में से 700 जज हैं। 700 जजों में 40-50 यानी सिर्फ 40-50 जज अभी तक इस 85% जनसंख्या में से, SC ST OBC में से सिर्फ 40-50 जज अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कभी 40 रह जाते हैं, कभी 50 हो जाते हैं। ये आंकड़ा, जब न्याय की जगह ये लोग बैठे हैं, सारी 45 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर 40 के करीब यही लोग बैठे हैं, बाहर देशों के राजदूत यही लोग बैठे हैं, सारे IAS IPS जब 93% यही लोग बैठे हैं, तो आखिर 85% जनता इनकी खलड़ी उतरवा रहे हैं। ये भेड़िए जो इन सरकारों में तलवे चाट करके अपने घर, अपने बाल बच्चों को सेट करने में लगे हुए हैं, अपने बेटे बेटियों को MP MLA बनाने में लगे हुए हैं। ये मेरी आप इन बच्चों से हाथ जोड़ कर विनती है कि इनके घरों पे भी धरना दो। ये जो हमारे बीच में से गुर्जर हैं, यादव हैं और कश्यप हैं, प्रजापति हैं, ये सारे MP MLA बने बैठे हैं, इनको इनकी छील उतरवाओ भाई। मेरी आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, इनके घरों पे धरना दो। लूट की बात कही है। लूट की बात के बाद राम मंदिर भी याद आता है कि जिस तरीके से राम का नाम लिया जाता है। मैं एक मिनट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लेकिन यहाँ पर राम के साथ राजनीति की भी लूट है, धन की भी लूट है। और जो लूट था उसके घर बुलडोजर अब तक नहीं पहुंचा, और जो छोटे घर हैं, कोई छोटा अपराधी होता है वहां पर बुलडोजर पहुंच जाता है। तो क्या कहेंगे राम की पॉलिटिक्स को लेकर के? अब पिछले काफी दिनों से चंपत रहा है, वो पैसे लेकर के चंपत हो गया, लेकिन उसे साफ निकालने के लिए 1 2 4 कोई मतलब जो है ना, वहां करिंदे होंगे निचले तबके में से, कोई यादव होगा, कश्यप होगा, कोई और होगा, उनका नाम रख देंगे। ड्राइवर होगा, कोई ड्राइवर की इतने मिजाल है कि वो मतलब 5 मंजिली 4 मंजिली बेली बनाने लगे। अंधे तो लोग नहीं है कि आप उनको देख सकते थे कि आखिर इस लूट में हिस्सेदारी इसको भी कुछ मिल रही है, तभी ये इतनी दूर तक दौड़ लगा रहा है। आज इस देश को धर्म के नाम पर, जाति के भेदभाव के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, पाखंड के नाम पर, बाब्या के नाम पर हमारी नारी जाति जो है ना, वो मानसिक रोगी बन चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि जब तक ये बाबों के तलवे चाटती रहेगी नारी जाति, अपने बच्चों को, वो शराबी बाप से भी घातक वो नारी है जो अपने बच्चों को मानसिक रोगी बनाने में लगी हुई है। मार दुर्गा की दोख, मार सरस्वती की दोख। जबकि जितने बाबे हैं वो तो फरारी में फिर रहे हैं, वो तो जो है ना लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, और इनको एक साइकिल तक नहीं मिला। लेकिन उसके पश्चात भी इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे इस बात को लेकर के जापान की एक घटना याद आई। जापान का एक व्यक्ति अपने दोस्तों से कहने लगा, मैं सालों से तुम्हारे साथ व्यापार कर रहा हूं, तुमने कभी एक कप चाय का नहीं पिलाया मुझे अपने घर ले जाकर के। तो जापान के लोगों ने कहा, भाई हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है भारत का, वो चेतावनी के रूप में पढ़ाया जाता है। बोला कैसी चेतावनी? बोला जो मक्कारी देश के अंदर है। हमारे देश में भी अंग्रेज है, जापान में भी आए थे, रूस में भी आए थे, चीन में भी आए थे, उनकी सेना में कोई भर्ती नहीं हुआ। जब जनरल डायर ने गोलियां चलवाई तो तुम्हारे हिंदुस्तान के ही लोग थे गोली चलाने वाले, उसका हुक्म था, उसका तो सिर्फ हुक्म था। जब वो मुगलों मुट्ठी भर मुगल यहां पर आए, यहां पर के लोगों ने बहन बेटियां देकर के उनको अपनी रियासतें बचाई और उनके 700 साल तक तलवे चाटे। यहां के लोग, इतिहास हमें चेतावनी इसलिए देता है कि यहाँ के लोगों के खून में मक्कारी है, खून के अंदर दोगलापन है। यहाँ के लोग अपने लोगों को मरवा करके सिर्फ अपना पेट पालते हैं, और आज भी यही हो रहा है। आज भी 85% लोगों में से, चाहे वो SC हैं, BC हैं और बैकवर्ड क्लासेस के MP और MLA हैं, यही इन सरकारों में बड़ी पार्टियों के तलवे चाट करके टिकट लाते हैं और अपने लोगों की वोट लेते हैं वास्ता दे करके, और उनके शवों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, उनके अधिकारों के शोषण पर राजनीति ये लोग कर रहे हैं। इनका तो पत्थर पड़ने चाहिए जब ये लोग गांव में आए।
इसमें छोटा सा और, जैसे राम मंदिर को लेकर के योगी और मोदी, इनके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो देखिए, बहुत सवाल, अहम सवाल आपने कहा कि योगी और मोदी बुलडोजर चला देते हैं, लोगों के घरों पे मरवा देते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं। अब ये एनकाउंटर करने से भी कहां आंखें बंद करके बैठ गए। मैं तो मनोज तिवारी का एक भाषण पढ़ रहा था, वो कह रहा है कि मंदिर हमने बनाया, मंदिर में हमारे लोग हैं, पैसा हमारे लोगों का, हम जो मर्जी करें। तो फिर तो भाई जो है ना, तुम लूटो खाओ और जो मर्जी अपनी राजनीति में ये पैसे का इस्तेमाल करो और लोगों को मूर्ख बनाओ। तो मैं एक देख रहा था कि भाई मोदी जी ने लोगों को मूर्ख बना करके पीएम पद पाया है। तो वो कहने वाला कह रहा है कि मूर्ख लोगों ने मोदी को बनाया है, ना कि मोदी ने मूर्ख बनाया, लेकिन मूर्ख लोगों ने मोदी को बनाया है। जी, अंतिम सवाल, बाबाओं को लेकर के आप कह रहे थे, तो बाबाओं की राजनीति हरियाणा में खूब चलती है। पिछले दिनों चाहे सिरसा की बात करें, अभी धनाना की बात करें, जिस तरीके से लगातार नेता जा रहे हैं, और अब सवाल खड़ा होता है कि लोकतंत्र के ऊपर बाबा हावी हैं, क्योंकि अब जनता के बीच में नेता को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबाओं का जो एक बड़ा वोट बैंक है सीधे उनके झोली में पड़ता है। इनके जनता के दरबार की बजाय वो बाबा के दरबार में मिल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हम तो यहाँ देख रहे थे कुरुक्षेत्र में, जब पीछे पार्लियामेंट के चुनाव थे, कुरुक्षेत्र सीट के ऊपर बाबा के 3 कहीं जया किशोरी बिठा के रखी और कहीं बलधरेंद्र शास्त्री बिठा के रखा, कहीं कोई कथा चल रही, कहीं कोई कथा चल रही, कहीं ज्ञानानंद जी कथा कर रहे। पूरा का पूरा नेक्सस, पूरा का पूरा नेटवर्क बाबा के माध्यम से। जबकि जो सुशील गुप्ता था वो बहुत देर 3 महीने पहले से एक तरफा, मतलब वो था जैसे ही बाबे ग्राउंड में उतारे और हमारे लोग, उन लोगों ने मूर्ख बनाए और नवीन जिंदल को जिता दिया। मेरा भाव तो सिर्फ इतना भर कहने का है कि आज हमारे देश के जो 85% लोग हैं, जिनको हम जाट भी हमारे बीच में जो है ना इस बात के लिए प्रतिशोध करते हैं, लेकिन इतना हमारा मानना है कि ये 85% जो मूल निवासी है यहाँ का, ये इस धरातल पर, इस लेवल पर पहुंच गया कि 5 किलो दाने और सिर्फ किसी छोटे से छोटे काम के लिए बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े छोटे छोटे उनके कार्यकर्ताओं के तलवे चाटते चाटते पागल हो गए। आज हमारा पूरा बैकवर्ड समाज मायूस है, चंडीगढ़ के चक्कर लगाता है, आता है, और किसी की एक छोटा से छोटा काम, उसके लिए उसकी मायूसी उसके फेस पर सीधी देखी जा सकती है। तो ये कैसे लोकतंत्र के ऊपर जो नया नेटवर्क के सिस्टम चला, कितना खतरनाक मानते हैं ये जनता के अधिकारों को लेकर के? देखिए, जब हद से ज्यादा तानाशाही आ जाती है, फिर एक विद्रोह होता है। और भारत में भी कांग्रेस के खिलाफ 1977 में विद्रोह उठा था, मुगलों के खिलाफ भी विद्रोह उठा था। अंग्रेजों ने हमारे लोगों को इस्तेमाल करके मुगलों के खिलाफ सत्ता खड़ी की थी, और अंग्रेजों के खिलाफ भी राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह जैसे, सुभाष चंद्र बोस और धन सिंह कोतवाल, राव तुलाराम, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान खपाई थी। ये भी बहुत जल्दी, मैं दावे से कह सकता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि 20वीं सदी अंधविश्वास और पाखंड की है और 21वीं सदी में सवेरा होगा। अभी 26वां साल है 21वीं सदी का। चारों ओर, इतना मैं कल ही चुरू गया था, अब जयपुर जाऊंगा 1 तारीख को और 3 तारीख को मुझे हरिद्वार जाना है। चारों पास से लोगों के अंदर होड़ लगी हुई है कि भाई लोगों को जल्दी से जल्दी जगा करके इन निकलधारियों को, पाखंडियों को, मनुवादियों को विदा किया जाए, क्योंकि ये देश में बाहर से आकर के इन लोगों ने हमारे लोगों को मूर्ख बना करके ही यहाँ सत्ता हथियार रखी है। सैनी साहब, एक जाट की, यानी कि राजकुमार सैनी का नाम लेते ही बड़ी चिरमराहट होती है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आप तो सभी के आरक्षण की उस वक्त की बात कर रहे थे, और क्योंकि ये सवाल इसलिए मेरे दिमाग में आया है कि आप जो धर्म की और जाति की बात कर रहे हैं, तो एक वर्ग आपसे भी नाराज है। वर्ग तो मेरे से नाराज कोई नहीं है। एक जात के कुछ नेता, जाति नहीं मैं कह सकता, जिनको कुर्सी काटी हुई है, उनको पीड़ा जरूर रहती है राजकुमार सैनी के बोलने पर। ये निचले तबके से आदमी बोल रहा तो क्यों बोल रहा? हालांकि मैंने 100% आरक्षण की बात कही थी कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि जाटों को आरक्षण ना दिया जाए, क्योंकि वो भी ओबीसी में आते हैं और ओबीसी का आरक्षण मांग रहे थे। लेकिन मैंने इतना कहा था कि भाई जिनके 5 बार मुख्यमंत्री रह लिया, अगर उनको भी आज आरक्षण की जरूरत है तो क्यों ना यह आरक्षण जाति की जनगणना करके जनसंख्या अनुपात में कर दिया जाए, 100% आरक्षण एक ही बार में निपटाओ। लेकिन इतनी बात कहने से ही उन लोगों को, नेताओं को पीड़ा हो गई और मेरे रास्ते रोके गए, हमले किए गए। लेकिन आज भी मैं जाट भाइयों से विनती करना चाहूंगा कि भाई आप और हम दोनों किसान जातियां हैं,
यदि आप सोचते हैं कि मैंने कोई आपके खिलाफ कोई गलत शब्द की बयानी की है, उसके लिए तो मैं 100 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपने वो बतानी पड़ेगी वो कौन सी वीडियो है, कहां मैंने वो अल्फाज बोले थे, दिखाना पड़ेगा आपको। और मैं आपको दिखा सकता हूं कि आपने मेरी मां और बहन और बेटियों के प्रति भी मंचों से क्या क्या बोल रखा है। लेकिन अगर वही शब्द मैं भी दोहराता तो हो सकता था कत्लेआम छिड़ जाता, लेकिन मेरा मकसद था कि 25-30 लोग मौत के घाट उतरे, वो पुलिस ने उतार दिए, कुछ आपने उतार दिए। वही लोगों के अंदर जो घृणा है, नफरत है, वो लोगों की नफरत है, मेरी नहीं, जिसका फायदा बीजेपी ने ये सारा खेल खेला था। बीजेपी ने जब हरियाणा आता है तो ये जाट नॉन जाट करते हैं, जब महाराष्ट्र में जाते हैं ये वहां पर मराठे और अदर करते हैं, गुजरात जाते हैं तो पटेल वर्सेस करते हैं, यूपी में जाते हैं तो हिंदू मुसलमान करते हैं, बंगाल में जाते हैं तो हिंदू मुसलमान करते हैं। जहां तक हमारी आखिरी सोच जाती है वहां से तो ये लोग रणनीतिकार जो है ना शुरू होते हैं, क्योंकि इनको 100 साल लग गए हमें डिफीट करके इस्तेमाल करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। 1925 में आरएसएस बनी और जब सदाशिव गोलवलकर ने यह बात कही थी कि भूल से भी अगर सत्ता हाथी आ जाए तो सबसे पहले जल जंगल और जमीन पे कब्जा करके लोगों को इतना कमजोर कर दो और अपने में से कुछ लोगों को इतना मजबूत कर दो कि उनसे दाने लेकर के उन लोगों को दाने बांट दिए जाएं जो जिंदा रहने के लिए ही भीख मांगेंगे। आज वो बात चिर परिचित जो बात कही गई थी, आज वो बात साक्षात तौर पर आपके सामने आ रही है। आप भीख भी मांगोगे, जूते भी खाओगे, या तो सुधर जाओ और या फिर सरेंडर करके इनके वही पुरानी जो मुंह के आगे हांडी और आगे पीछे झाड़ू, आपको उसी लेवल पे ला करके ये मनुस्मृति आप पर थोपना चाह रहे हैं। इस संविधान जो बाबा साहब ने लिखा था जिसमें सबकी बराबरी है, इसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मेरा इतना जाट भाइयों से कहना, मेरे बहुत सारे मित्र हैं और यहाँ आते रहते हैं, कोई जातीय मतभेद नहीं है, नेताओं को पीड़ा है। अंतिम है जी, जिस तरीके से चन्नत में पानी को लेकर के विवाद है, टी को लेकर के विवाद है, क्या कहेंगे? हाँ, चनौत गांव में मुझे लगा कि सरकार कहीं ना कहीं मतलब उस समस्या का समाधान ढूंढने में कमजोर दिखाई दे रही है, और वही ताकतें जो पीछे 2016 में भी कुछ इस प्रकार की जो व्यवस्था पैदा कर दी थी, शायद आज भी कहीं ऐसी व्यवस्था पैदा ना कर दें कि जिससे लोगों के बीच में आपसी नफरत का बखेड़ा खड़ा हो जाए। सरकार की जिम्मेवारी है उन गांवों को पानी देना, जो लोग आगे जहां पानी जा रहा है वहां भी कमी ना आए। इस समस्या का समाधान सरकार को बहुत जल्दी करना चाहिए। आपकी बड़ी बात करता हूं, जैसे 2016 का जो मामला कह रहे हैं, अभी विपिन खुराना एक पत्रकार है, उसने ये कहा कि मुझे पंजाबी तौर पे गाली दी गई है, उसी के खिलाफ मुकदमा कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ ये यहाँ पर इस आंदोलन से पानी से ज्यादा आपस में जाति की बू आने लग रही है, यानी एक तनाव की स्थिति कहीं ना कहीं। ये वही लोग हैं जो ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के लोगों ने मतलब उनके अंदर भूत बाढ़ रखा है कि तुम कोई गदर फंड ऐसा कर दो जिससे इस सरकार को जो है ना आक्षेप के नजरिए से लोग देखना शुरू करें और हमारी बात भूल जाएं। आज भी वो उसी पैटर्न के ऊपर काम कर रहा है जो राजनीतिक दल है। हमें लगता है इस देश से ज्यादा, जनता के प्यार से ज्यादा लोगों को अपनी राजनीति से प्यार है। दुनिया मरे सो मरे, लेकिन हमारा यानी भाई 31 साल में 3 बार सत्ता छोड़ दी। सत्ता मेरा बिजनेस या कारोबार या रोटी रोजी नहीं है। रोटी रोजी तो हम अपने हाथ से कमा के खाते हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सुधर जाओ, लोगों को दोष देने की जरूरत नहीं है। हम 100 में 85 लोग हैं। इन मक्कारों से पिंड छटवा लो जो ये आपको बेच करके अपने बेटे बेटियों को एमपी एमएलए बनाने में मशरूक हैं। बस आप वोट डालना सीख लो, जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं आप उनके पीछे आ जाओ। जो पार्टी के पीछे आप आ जाएंगे वो पार्टी बड़ी हो जाएगी। कल बीजेपी के 2-2 एमपी एमएलए बने थे और कभी चौटाला के नीचे, कभी कांग्रेस के नीचे, कभी किसी के नीचे जाती थी, बंसीलाल के पीछे जाती थी। आज तुमने वोट डाल दिए, उनको शेर बना दिया कि भाई आप उनसे अपने हक अधिकारों का हनन देख करके आप हमारे साथ आ जाएंगे तो हमारी पार्टी बड़ी हो जाएगी। हक और अधिकार जो 31 साल से आपके लिए लड़ रहे हैं तो हम आपको दिलवाएंगे, ये कभी भी आपको नहीं दिलवाएंगे। तो धन्यवाद सैनी साहब। तो नमस्कार। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बारे में साथियों, आप सभी, मेरा 1 जुलाई का जन्मदिन है। आपसे विनती है कि यदि आप कोई अखबार में या कोई पोस्टर बैनर के जरिए
बधाई दे सकते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। तो सैनी साहब ने सीधे तौर पर जो ओबीसी के अधिकारों को लेकर के, साथ में राम मंदिर को लेकर के, और जिस तरीके से अब जो एक धार्मिक राजनीति चली हुई है, जो आस्था थी वो अब राजनीति वोट बैंक की तरफ बढ़ रही है, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को फॉलो शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दें इजाजत, मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।